सो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जेईई एडवांस्ड में फिजिक्स के अंदर पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत हम लोग सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मैकेनिक्स वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। Consider regular polygons with number of sides n is equals 3, 4, 5 dot 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 as shown in the figure। यानी कि रेगुलर पॉलीगन्स हैं जिनकी साइड 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या इससे आगे कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ये सारे के सारे जो पॉलीगन्स हैं उन सभी के जो सेंटर ऑफ मास है ग्राउंड से h हाइट पर है। ठीक है, they roll on a horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted। The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta, then delta depends on n and h as। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया, जरा और अधिक अच्छी तरह से समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, हम भी बना लेते हैं। यहां पे एक स्क्वायर बना हुआ है, वो भी हम यहां बना लेते हैं। इसी तरह से कोई भी एन साइड का रेगुलर पॉलीगन आप बना लीजिए। लेट्स सपोज कि यहां पर हम इस तरह से एक रेगुलर पॉलीगन बना लें। इस तरह से आगे जगह नहीं है, यहां पे इस तरह से डॉट डॉट दिखा दीजिए। ठीक है, इसको भी जरा छोटा कर लीजिए क्योंकि इधर हम बना नहीं पाए ज्यादा बड़ा, तो इसको भी इस तरह से कर लीजिए। ठीक, तो ये कोई एन साइड वाला पॉलीगन होगा जिसकी साइड एन है। ठीक, अब इन सारे के सारे पॉलीगन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ से एच हाइट पर है। तो यहां पर हम बना लेते हैं अर्थ से एच हाइट पर। ठीक, तो इस तरह से इसके सेंटर ऑफ मास है जो कि अर्थ से एच हाइट पर है। अब उन्होंने कहा कि किसी एक वर्टेक्स, जैसे कि उन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है कि इधर वाले वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, यानी कि किसी भी पॉलीगन्स का इधर वाला वर्टेक्स को फिक्स रखते हुए इस पूरी पूरी जो बॉडी है उसको रोटेट किया जाता है। तो इस रोटेशन के दौरान जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका लोकस जिस पाथ को फॉलो करेगा तो वो कितना मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी इसका जो लोकस है वो सेंटर ऑफ मास का लोकस वो कितना हाइट मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो हाइट इंक्रीज करेगा मैक्सिमम वो है डेल्टा। तो कुल मिला के हमें इस डेल्टा की वैल्यू बतानी है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बताते हैं इस डेल्टा की वैल्यू। तो चलिए यहां पर इसे बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर अगर ये सेंटर ऑफ मास इस आकृति के लिए यहां पर है, तो अगर इसको आप घुमा भी दो या इसको कहीं भी किसी भी तरह से ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ना ऊपर नीचे हो जाएगा। आप मेरी बात को हो सकता है ना समझ पाए हो, चलिए मैं जरा बताता हूं। मान लीजिए ये इस साइड से एच हाइट के ऊपर है। ठीक है, इसको जरा घुमा भी दो ऐसे, इसको जरा अगर हम घुमा भी दें, इसको फिक्स रखते हुए अगर इसको घुमा भी दिया जाए तो अब ये जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा ना इधर उधर हुआ होगा, वो तो इस ट्राइंगल में जहां था वो वही रहेगा इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर इस साइड से एच हाइट पर था तो इस साइड से एच ही हाइट पर वो होगा। अरे ट्राइंगल वो थोड़ा ना इधर उधर चला जाएगा भाई, है वो तो वही रहेगा। ठीक, तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर अगर इसको फिक्स रखते हुए इसको रोटेट किया जा रहा है तो यहां से ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस लेट्स सपोज कि वो r है, तो इसके रोटेशन के दौरान
सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। आप देखिए, इसको रोटेट कर दिया गया इसको फिक्स रखते हुए, तो ये डिस्टेंस अगर r थी तो यहां भी इसकी डिस्टेंस कितनी रही होगी, r ही रही होगी। अरे जब सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे नहीं होगा, इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। अरे वो चेंज तब होता जब इसकी आकृति को छोटा या बड़ा किया जाता या कुछ इधर उधर किया जाता। तो अगर ये आकृति को नहीं इधर उधर किया गया तो सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगल के लिए तो वही होगा जहां पर ये था। अब इसको अगर फिक्स रखा गया तो इसकी डिस्टेंस बीच की चेंज नहीं होगी। इसको मैं बार बार इसलिए बोलना चाहता हूं कि इस चीज का उपयोग क्वेश्चन में है। जरा इसको और एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि ये जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास और इस वर्टेक्स की वो चेंज नहीं होगी इसके रोटेशन के दौरान। देखिए इसको समझाने के लिए जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, लेट्स सपोज कि हम एक यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं। यहां पर एक यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं जो कि एल लेंथ की है, जो कि प्यारे बच्चों एल लेंथ की है। कितनी? एल लेंथ की है। अब ये यूनिफॉर्म है यानी एक जैसी है सब जगह। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो आप बहुत ही आसानी से बोल देंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच में होगा। तो अगर मैं पूछूं इस वाले वर्टेक्स से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो आप बता देंगे कि ये L/2 पर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर इसको फिक्स रखते हुए हम इसको घुमाएं इस रॉड को, तो इसको फिक्स रखते हुए जरा इसको घुमा करके यहां ले आइए इस तरह से। अब हम बोलेंगे कि इस रॉड की आकृति में चेंज थोड़ा नहीं किया गया, इसको छोटा बड़ा तो किया नहीं गया, इसकी आकृति तो वही है। तो अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास बोला जाए कहां होगा, इस रॉड के रिस्पेक्ट में, तो रॉड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर उधर चला जाएगा इसको घुमाने से। भाई अगर बीच में था तो ऐसा थोड़ा कि घुमाया तो किनारे पर पहुंच गया, वो बीच पे ही होगा। इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके बीच में ही होगा, इसको घुमाने से क्या मतलब है, रॉड के रिस्पेक्ट में तो बीच में ही होगा। ऐसे ही इस आकृति के रिस्पेक्ट में अगर इस साइड से h हाइट पर था तो इस साइड से h ही हाइट पर होगा। इसको घुमाने से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा भले उसको घुमा दिया गया है। अब इस वर्टेक्स को फिक्स रखा गया, मैं बोलूं कि इस वर्टेक्स से इस सेंटर ऑफ मास की हाइट अब कितनी है, तो अभी भी आप यही बोलोगे कि ये L/2 ही है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जब इसको रोटेट किया गया इसको फिक्स रखते हुए, तो सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब इसको रोटेट किया जा रहा होगा तो ये फिक्स डिस्टेंस को लेते हुए घूमेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, या इसका हर एक पॉइंट भी एक फिक्स डिस्टेंस को लेते हुए घूमेगा। तो जब ये फिक्स डिस्टेंस को लेते हुए घूमेगा तो ये किस प्रकार का पथ को बनाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक सर्कुलर पथ पर चलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर फिक्स है तो इसको अगर हम रेडियस मान लें तो ये डिस्टेंस फिक्स है, तो हर समय ये r डिस्टेंस पर होगा यहां से। तो अगर ये r डिस्टेंस पर हर समय होगा तो निश्चित रूप से ये एक रेडियस होगा और ये एक सर्कुलर पथ पर चलेगा प्यारे बच्चों। कैसे? एक सर्कुलर पथ पर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी डिस्टेंस फिक्स है और डिस्टेंस फिक्स हो गई यानी कि वो रेडियस का काम करने लगी, है ना। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कुलर पथ पर चलेगा, ठीक है। या इसका हर एक पॉइंट सर्कुलर पथ पर चलेगा, क्योंकि अगर हम माने कि रिजिड बॉडी है या जो ये पॉलीगन्स है रिजिड बॉडी की तरह है, तो कभी ना कभी कहीं इसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकती। तो अगर ये पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट भी यहां से जितनी डिस्टेंस पर है वो हर समय उतनी ही डिस्टेंस पर बना होगा। लेकिन यहां पर हम सेंटर ऑफ मास पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास पर ही बात करनी ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब ये सर्कुलर पथ पर चला होगा तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट इंक्रीज किया होगा वो देखना है। तो मैक्सिमम हाइट ये कब पहुंचा, यहां पर, जब ये जस्ट इसके ऊपर था यहां पर पहुंचा, और ये भी r के ही बराबर होगी। जैसा कि मैंने बताया डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अगर इनिशियली r डिस्टेंस पर था तो ये r डिस्टेंस पर ही होगा। अब मैक्सिमम कितनी हाइट इंक्रीज किया, अब बताइए। इनिशियली ये h हाइट पर था, अब r हाइट पर है, तो कितना हाइट इंक्रीज किया बताइए, r माइनस h। ये यहां तक h है, ये टोटल r है, तो ये कितना हाइट इंक्रीज किया, तो r माइनस h, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और इसको इन्होंने बोला डेल्टा, जो हाइट इंक्रीज है उन्होंने डेल्टा बोला, तो डेल्टा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बस अब हमें करना क्या है कि h तो भाई क्वेश्चन में दिया गया है, r को हमने खुद माना है, तो जो खुद की मानी हुई चीजें हैं उनको हमको हटाना पड़ता है। तो चलिए इसको h के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, या इन्होंने n भी दिया हुआ है तो n के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो एक बात देखिए पहले बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन्स को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर मैं मानूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 60 डिग्री हो गया, और ये इसके बीचों बीच से लाइन जाएगी तो ये 30 डिग्री हो गई, तो 30 हो गई तो ये कितना बचा 60। अब ये 60 है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं पाई बाई 3, पाई बाई 3 को 60 बोल सकते हैं। अगर हम इस पर देते स्क्वायर पर लेते तो यहां पर इस एंगल को क्या लिख सकते थे, जरा देखिए ये 90 था, 20 से गया तो 45, तो ये भी 45, 45 यानी कि पाई बाई 4। ठीक, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर इस पे 3 साइड्स हैं तो पाई में 3 का डिवीजन किया गया, यानी डिवाइड किया गया पाई को 3 से। इसी तरह इसमें देखिए इसमें 4 साइड्स हैं तो पाई को 4 से डिवाइड कर देने पर ये एंगल निकल गया। इसी तरह किसी भी रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड n हो, अगर उसका ये एंगल हमें फाइंड करना है तो पाई को n से डिवाइड कर दो। ठीक, पाई को n से डिवाइड कर दो, तो हम तो किसी भी जनरल रेगुलर पॉलीगन के लिए निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए हमें जो एंगल लेना है वो ए लेना चाहिए, या हम यहां ना देख के यहीं पर देख लें कि यहां पे जो अगर ये r है और ये h है और ये एंगल पाई बाई n है तो r को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए प्यारे बच्चों r को क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल पता है तो इसको क्या लिख सकते हैं r cos पाई बाई n, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं r cos पाई बाई n, ये लिख सकता हूं। और ये है कितनी h, तो कुल मिला के ये h के बराबर हो गई, तो r यहां पे क्या निकल के आया, r निकल के आया h अपॉन cos पाई बाई n, ये r निकल के आ गया। अब इसी r की वैल्यू को हम यहां पर रख दें तो हमारा जो डेल्टा है वो निकल जाएगा। तो जरा रखिए h अपॉन cos पाई बाई n माइनस h। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो कि यहां से आप h को कॉमन ले सकते हो, तो h को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन cos पाई बाई n माइनस 1, ये बच गया। तो देखिए यहां पे जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है हम देख लेते हैं, यहां पे अपने पास कौन सा आंसर होने वाला है जरा देखते हैं। यहां पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, यही तो आंसर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पे इस बुक के अंदर मुझे लग रहा आंसर गलत दिया हुआ है, यही आंसर यहां पर होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन कहीं पर हो तो आप मिला लीजिएगा, यही आंसर होगा, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया हो और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पाने के लिए और ऐसे ही अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।